सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हफ्ते के रोज होने वाली दहशतगर्दी के बाद बलूचिस्तान में आज तीसरे रोज भी कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 177 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। ताहम इस कार्रवाई के दौरान 30 मासूम शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। ये एक भारी कीमत है जो कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अदा कर रही है। इन कार्रवाइयों के दौरान एक बात अब किसी शक व शुबे से बालातर होती जा रही है और वो ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे संगीन हालात में आज एक मस्बत और अहम पेशरफ भी सामने आई है जब वज़ीर आज़म और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में तीरा, इंसदाद दहशतगर्दी, कबायली इजला की सूरत हाल और NFC जैसे हसास मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कबायली अजला के लिए रुके हुए 26 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की है, जो न सिर्फ एक बड़ा माली फैसला है बल्कि इस बात का इशारा भी है कि वफाक दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों के मसाइल को सीरियस ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुलाकात के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मामले पर वफाक और सूबा एक पेज पर आ चुके हैं? उधर दूसरी जानिब भी बानी की सेहत के से मुतालिक मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तहम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक आज की मुलाकात में किसी भी सियासी मामले पर बात नहीं हुई और यह भी वाज़े किया गया है कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात का मामला भी ज़ेर बहस नहीं आया। तो क्या PTI वाकई अपने सियासी मामलात को बानी चेयरमैन की सेहत और मुलाकात के मामलात से हट कर देख रही है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, अहमद उवैस साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मियाँ साहब, आई विल स्टार्ट विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये जो आज मुलाकात हुई है इससे क्या समझा जाए कि अब दहशतगर्दी के मामले पर फेडरल और प्रोविंस KPK दोनों सेम पेज पर आ गए हैं, ये तस्वर किया जा सकता है, या ये वही है जिस तरह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन हो जाती है कभी कभार? मैं आदिल समझता हूँ कि ये बहुत पहले मीटिंग होनी चाहिए। देखिए यार, सियासत, आइन, कानून, जमहूरियत, इलेक्शन, साफ शफाफ इंतखाबात, मेरी सासे महरूमी, किसी और की महरूमियाँ, अच्छा इस पे हम बात करते रहते हैं। अगर रियासत होगी, जो कि इंशाल्लाह होगी, तो फिर ये सारी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे, इसकी तरतीब भी बनाएंगे। खुदा न खास्ता रियासत को चैलेंज हो और फिर हम किसी बयानिया, किसी सोच, किसी प्रायोरिटी की बात करेंगे, नहीं। अब जो आज की मीटिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर कोई तबसरा किए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत अच्छा है। देर कर दी और इससे ज्यादा देर का मुतम्मल भी रियासत नहीं हो सकती थी। तो आज जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबे जद में आए हुए हैं, खुदा न खास्ता ये बढ़ेगी तो पूरे चारों सूबे इससे मुतासर होंगे, रियासत मुतासर होगी। तो मैं समझता हूँ कि सियासत होती रहेगी। 8 फरवरी आता जाता रहेगा, 2018 के इंतखाबात, 2024 के इंतखाबात, इस पे मैं आप बात करते रहेंगे। मगर सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रियासती इदारों के साथ मिलके इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएं। ठीक है अहमद साहब, बलूचिस्तान और KPK दोनों की सिचुएशन जो है वो टेररिज्म की इस वक्त हमारे सामने है, बड़ी ही मखदूश सूरत हाल है और बड़ा डैमेज और बड़ा नुकसान जो है वो हुआ भी है और पाकिस्तान ने उसके रियासत ने उसके अगेंस्ट में किया भी है। 177 का फिगर चल रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो मारे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ह्यूमन लॉस भी हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी, शहादतें भी हम देख रहे हैं। रोज़ हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड,
इस वक्त जो स्टेट के सामने टेररिज्म का मेनेस है, चैलेंज है, उसके लिए जो एक स्टेट ने बयानिया क्रिएट किया है, कम से कम अपने जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको एक तरफ रख के जो इस वक्त केपी और बलूचिस्तान में सूरत हाल है, जो स्टेट का नैरेटिव है टेररिज्म के खिलाफ, एंटायर इंडिया, उस पर तो पीटीआई साथ खड़ी हो सकती है। और क्या आज की मुलाकात से हम ये इंप्रेशन लें कि अब उस तरह उस जानिब पेशकदमी शुरू हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि ये बात बहुत पहले से होनी चाहिए थी। मियाँ साहब ने भी ये बात की है कि बहरहाल अब हम उनके दिलों में बैठे नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये करीब अगर आए हैं तो इसको पॉजिटिव बनवाएं और इसमें ज़्यादा जो है ये रोल जो है वो हुकूमत का होगा, क्योंकि मैग्नेनिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है। अगर ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बन गई कि जहाँ पे दोनों इकट्ठे हुए हैं तो इसको इंटेलिजेंटली ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि इसको इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और बहुत सारे मामलात जो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं उनको भी, डोमेस्टिक हमारे अफेयर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल अफेयर्स इसके साथ साथ, और क्योंकि ये दो सूबों में तो आपको पता है कि बहुत डिस्टर्बेंस है, एक आग लगी हुई है, यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत भी है और यहाँ पे होमोजेनिटी की ज़रूरत भी है। इख्तलाफ राय और आपस में पॉलिटिकल जो है एक वैक्यूम जो क्रिएट हो चुका है इस इतना अरसे से बातचीत ना होने के बायस, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार मज़ीद कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर है, अगर मिल गई है तो इसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें और इसको कामयाब बना के आगे बढ़ाएं। मियाँ साहब ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म से जो मुलाकात की है वज़ीर आला ने, और उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान का तज़किरा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन पब्लिक में तो बहरहाल उन्होंने एक बयानिया बनाया हेल्थ को लेकर भी और मुलाकात को लेकर भी। सो इस को भी अगर पहले ही डिस्कस कर लिया जाता तो ये बेहतर होता, कोई रास्ता निकल आता। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक हेल्थ के हवाले से तल्लक है, वो सेल अफरीदी साहब की हो, बानी पीटीआई की हो, वो नवाज शरीफ की हो, पर जो भी इस जुल्म से, जबर से गुजरा है, हम सब के लिए कोई, यहाँ तक कि मुजरम भी है तो उसकी भी सेहत के हवाले से कॉन्शियस भी होना चाहिए, उसको वो सहूलत भी मैसर होनी चाहिए। मगर यार, जो आप सवाल करते हैं ना कि जो मैंने भी उठाया कि देर कर दी, मैं देर इस लिहाज से कह रहा हूँ कि सूबे का अमन, रियासत का अमन, आप मैशत के हवाले से, आप रोजगार के हवाले से, आप दुनिया के चैलेंजेस के हवाले से, आप इस खित्ते के जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से आपको सोचना होगा, क्योंकि आज मुतहम्मल आप नहीं है 2014 के धरने के, आप आज मुतहम्मल नहीं है 26 नवंबर करने के, आज आप मुतहम्मल नहीं है कि फिर से 9-10 मई दोहराया जाए। पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं है, मैं किसी की बात नहीं करता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिल के पहले रियासत को आगे लेके चलने के लिए, हाँ ठीक है, अगर कोई सियासी केसेस हैं तो वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर से वक्त के चीफ मिनिस्टर को करने भी चाहिए, और अगर की होगी बात तो अच्छी बात है। मगर मैं ये समझता हूँ कि फिर वो आपका क्या ख्याल है की होगी बात, क्योंकि ये जो है वो लगता नहीं है कि ऐसी बात ना हुई हो। मुझे लगता है इसलिए है कि उनका कहना यह है कि ये इस पोजीशन में नहीं है जिनसे वो मिलने गए थे, वो किसी और को उस पोजीशन में समझते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कोई क्लियर नहीं हूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये इख्तलाफी बात ना समझी जाए तो आपको याद होगा नवाज शरीफ को सजाएं हुई थी, दिलवाई गई थी, हम कहा करते थे कि ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है, तो खुद बानी पीटीआई कहा करते थे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अदालतों ने सजाएं दी हैं। तो फिर आज भी ये देखने वाली बात ही है कि अदालतों ने सजाएं दी हैं, अदालतों में आप दरवाजे को खटखटाएं, और हमें भी जब रिलीज किया था तो उन्हीं अदालतों से मिला था जिन्होंने हमारे साथ जुल्म जबर किया था, जाना तो वही पड़ेगा। आप लेकिन आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से या नहीं की होगी, कोई भी, चाहे मुलाकात की बात हो या सेहत से मुताल्लिक कंसर्न हो? मैं नहीं समझता कि जिन हालात में बातचीत हो रही है या जो वो उनके दिल में चीजें हैं या जिनसे वो तवक्कुआत रखते हैं, उन्होंने
यहाँ इस फोरम पे ये बात की हो, और अगर की हो तो बड़ी अच्छी बात है, सेहत के हवाले से उनको करनी चाहिए थी, ओके। अगर उनका कोई कंसर्न है तो। ठीक है, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। अहमद साहब, ये वैसे सेहत पर एक पूरा बयानिया बनाया हुआ है पीटीआई ने, और उनके कंसर्न्स हैं अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म से ना मुलाकात की बात की, ना सेहत की बात की, तो पब्लिक में क्यों इसका इतना फिर इशू क्रिएट करके रखा हुआ था? कैसे कि मैं आपका सवाल नहीं समझा, जरा बताइए। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने जो बयानिया बाहर बनाया है बानी की सेहत को लेके और बानी से मुलाकात को लेके, और इतने महीने उस पर, इतने हफ्ते जो अभी एक हंगामा खेजी भी बपा रही है, वज़ीर आज़म से चीफ मिनिस्टर ने बात ही नहीं की इस बारे में? नहीं, वज़ीर आज़म ने देखिए ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वसीउल क़ल्बी जो है, ये तो हुकूमत को दिखानी थी, वज़ीर आज़म को दिखानी चाहिए थी। ऑफ़र करना था तो टी और बनाते और कहते कि आओ जी बातचीत करो, फिर वो इनकार करते तो फिर वो कहते कि हाँ जी इनकार हुआ है। नहीं, मैं इस मुलाकात की बात कर रहा हूँ। इस मुलाकात में दो दफ़ा 2 मीटिंग इन्होंने उनके वहाँ पे, आपको पता है कि असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में 2 दफ़ा मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी आप अपना तहरीरी मुतालबात ले आएँ। नहीं अहमद साहब, वो तो मुझे हिस्ट्री सारी पता है, आपको भी पता है अहमद साहब, मैं वो मुझे हिस्ट्री पता है, आपको भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की, लगता नहीं है कि उन्होंने बात ना की हो, लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमने बात नहीं की, तो फिर पब्लिक में इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया क्यों बनाया हेल्थ को लेके और मीटिंग को लेके, जब प्राइम मिनिस्टर से बात ही नहीं की इस बारे में? अब मुझे मालूम नहीं इसकी क्या डिटेल्स हैं, या कैसे ये बातचीत आगे कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी अचंभा की बात होगी कि अगर नेक नियति से ये हुकूमत बात करे तो। अच्छा, लिए ओके। सो मुझे ये अहमद साहब जरा ये बताएं कि पीटीआई की ख्वाहिश क्या है कि मेडिकल बेसिस पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए, बानी चेयरमैन को? मेडिकल भी ये तो इंसानियत और अखलाकियात का पहलू भी है, अगर आप बाकी तमाम बातों को भूल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ना कानून है, ना अदालत है इस वक्त, ना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप तो इस सूरत में तो सिर्फ अगर अखलाकियात और उसका भी दामन छोड़ देते थे, ये छोड़ सकते हैं, छोड़े हुए हैं पहले भी, अगर ये कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक इंसान की जान को खतरा है, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो इसमें तो ये डिजायर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सामने रख देते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि उनको मेडिकल बेसिस पे रिलीफ दिया जाए। अच्छी साहिब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ख्वाहिश की बात क्या है, ये तो रखने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं कि सामने रखी जाएंगे, जनाब ये ऐसा करो, और वो फिर कहेंगे हाँ जी मैं को बहुत खुदा से नहीं, मगर अगर ये आपको नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये आपको वो रिलीफ नहीं दे रहे तो आप अपने कह तो सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो है अपने गिरबान में भी तो मुंह झांक के देखे ना, बैठे कैसे हुए हैं, झूठे ओथ के ऊपर और हारे में बैठे हुए जाके। हमारा आप ये कह रहे पब्लिक में तो आप डिमांड करने को तैयार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करने को तैयार नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, प्राइम मिनिस्टर करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, हम चाह रहे हैं बातचीत। सर फिर देखें ना, वो एक अजीब फिर बात चलती है कि पार्टी का सर्वाइवल भी इसी चीज के अंदर है कि ये माहौल इसी तरह स्टेलमेट रहे, या यहाँ पर इसी तरह से जो है वो स्टैग्नेंट रहे चीजें, क्योंकि अगर पार्टी तो फिर भी काम रहेगी, वो नहीं चाह रहे हैं बातचीत हो। ओके मियां साहब, वो कह रहे हैं कि यार आप खुद ही कर दें, अगर हम नहीं मांग रहे तो तुसी कुछ सोच लो इस बारे, तुसी इंसानियत के बारे नहीं सोच रहे। मैं ये समझता हूँ कि अहमद अवैस साहब बहुत सी बातें दुरुस्त करते हैं, आइडियलिज्म की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की या आइन कानून की, वहाँ थोड़ी सी जब झोंक मारते हैं ना तो वो मुझे थोड़ी तकलीफ देती है। बात ये है कि अगर अहमद अवैस साहब 90% बात सीधी करते करते आखिर पे 10% जो है वो झोंक मार जाए, तो फिर वो 90% भी किया हुआ धड़ा जो है वो गलत लगता है। बात इतनी सी है कि अगर वो समझते हैं कि उनकी हेल्थ के हवाले से उनको कंसर्न है, जो कि अगर हेल्थ का ऐसा इशू कोई है तो उनको होना भी चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, सबको है, तो अगर ऐसा है तो यकीनन उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा उस ग्राउंड पे कि उनको रिलीफ मिले। और उसको अगर इस ग्राउंड पे जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को भी कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए अगर हेल्थ का इशू है तो, और मैं समझता हूँ अदारे भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर इनका इशू नहीं है
तो फिर उस ग्राउंड पे जाहिर ये नहीं जाएंगे, जो कि आप कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं, और अगर कह रहे जाएंगे हैं, तो मियां साहब ने सही बात की है, ऐसा ही तरीकेकार यही होगा। तो आपने ये तरीका हेल्थ के मामले के ऊपर आपने अडॉप्ट किया है जो तरीका? मियां साहब ने बात की है ये दुरुस्त की है। ये वहाँ जाएंगे, उसके बाद अगर हुकूमत अपोज करती है या नहीं करती है वो बात की बात है। ये ठीक कह रहे हैं, तरीकेकार ऐसा ही होगा। ओके, सो आप इस तरीकाकार पे राजी हैं मियां साहब वाले, तो फिर इत्तेफाक हो गया कि आप जाएंगे, इदारों से रिक्वेस्ट हाँ, करेंगे, ये तो इसमें तो कोई और गलत बात इदारे नहीं की जब उन्होंने, फैसला ठीक ही है। करेंगे फिर गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट ये है, और उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि क्या करना है। जी हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो कोर्ट ने तो रिकॉर्ड के ऊपर अपना एक बताएंगे ना, उसके बाद तो फिर ये काम तो आगे इनके ऊपर है कि उसको रजिस्ट करते हैं या उसके ऊपर हम इस Right. इशू के ऊपर जो है वो अपनी मुस्बत सोच का इजहार करते हैं। 30 सेकंड मियां साहब, आपकी बात से इत्तेफाक कर गए हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि किसी की भी हेल्थ के हवाले से इशू हो तो उसको मेडिकल ग्राउंड, जब कानून कहता है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ग्राउंड जो है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जाएंगे तो हुकूमत वक्त को अपोज भी नहीं करना चाहिए, उस मेडिकल ग्राउंड को ना अदारों को करना चाहिए, और अदलिया को उस मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए अपना फैसला कानून के मुताबिक देना चाहिए। ठीक, सो ये तकरीबन मियां साहब वाला रूट ही बन जाएगा। मियां साहब नहीं, ये रूट आप कोई इमरान खान साहब का बना लें, नवाज शरीफ साहब का बना लें, या माजी में आपको फिर याद होगा कि बहुत से ऐसे फैसले, लेकिन मैं फिर वही बड़े माजरत से मैं किसी और जानब लेके नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्योंकि कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप मेडिकल ग्राउंड ठीक। पे रिलीफ ले सकते हैं, Right. तो अदालतें देती क्या हैं और क्यों नहीं देना चाहिए फिर ऐसे बंदे को। ठीक, थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब, अहमद अवैस साहब, अपने नाज़रीन गुफ्तगू पे इत्तफाक किया उन्होंने एक दूसरे के साथ, और सियासी मामलात सियासतदान सियासी तरीके से हल करते हैं अगर वो करना चाहें तो। अगर एक दूसरे के साथ रिवेंज लेना है, पॉलिटिकल रिवेंज चलते रहते हैं, फिर उसका नतीजा भी वही निकलता है जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पर्सनल डिफरेंसेस में, एनिमिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दहशतगर्दी का मसला सर उठाए हुए है। इस मसले के ऊपर रियासत की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और रिस्पॉन्स जारी है, लेकिन बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी हुई है और केपी में जो चल रहा है इस वक्त, उसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे ये मसला जो है वो अब आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बज़ाहिर मुख्तलिफ मगर हकीकत में एक ही लड़ी में जुड़ी हुई निहायत अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक तरफ पाकिस्तान का यह फैसला कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म और मरबूत लहर। अगर इन दोनों वाक़यात को गहराई से समझा जाए तो इनके पीछे एक ही मुहर्रिक है, एक ही सोच और एक ही पॉलिसी कारफरमा है, और वो है भारत। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला दरअसल खेलों में भारतीय बालादस्ती की इस सोच के लिए एक बड़ा धचका है, जिसके तहत भारत गुज़िश्ता 10 बरसों से एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए पाकिस्तान को आलमी खेलों से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ICC फोरम्स पर दबाव हो, न्यूट्रल वेन्यूज़ का मसला हो, या पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव अप्रोच। भारत की हमेशा कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान को खेलों के मैदान से बाहर धकेला जाए। अब पाकिस्तान ने इस सोच का अमली और वाज़ेह जवाब दे दिया है। दूसरी जानिब हफ्ते के रोज़ बलूचिस्तान में होने वाले बज़ाहिर हम वक्त और मुनज़्ज़म दहशतगर्द हमलों ने एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि रियासत को इस खतरे से निमटने के लिए मज़ीद सख्त, जामे और फैसला कुन इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, बल्कि इसका हल अस्करी है, और हालिया वाक़यात इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते नज़र आते हैं। इत्तलात के मुताबिक फितना अल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों ने कोयटा समेत कम अज़ कम 12 शहरों और कस्बों को निशाना बनाया है। इन हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों ने जानों की कुर्बानी दी है। ताहम बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इन हमलों की मनसूबाबंदी, बाहमी हम आहंगी और तकनीकी महारत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दों को न सिर्फ मुनज़्ज़म तरबियत हासिल थी, बल्कि उन्हें बैरूनी सरपरस्ती और मुआवनत भी हासिल थी।
यह वाक़या कोई अलग थलग वाक़या नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में जारी एक मुसलसल दहशतगर्दाना मुहिम का तसलसल है। गुज़िश्ता बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला और इससे कबल अगस्त 2024 में होने वाली इस नौयत की मरबूत कार्रवाइयाँ इस अमर की निशानदही करती हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तरीक़ा वारदात में एक वाज़े सोफिस्टिकेशन आ चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में बलूचिस्तान में 250 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जो इसे खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुल्क का सबसे ज़्यादा मुतासिर खित्ता बनाते हैं। इन तमाम वाक़यात के पस मंज़र में एक ऐसी पॉलिसी कार फरमा है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर गुज़िश्ता 10 बरसों से पाकिस्तान की सलामती, मईशत और इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। ये पॉलिसी अजीत डोवल डॉक्ट्राइन है, जिसे भारत में ऑफेंसिव डिफेंसिव कहा जाता है, मगर हकीकत में ये जंग बगैर जंग का तस्वुर है। इस कहानी का आगाज़ 2014 से होता है, जब नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने और अजीत डोवल को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया गया। इक़्तिदार संभालते अजीत डोवल ने यूनिवर्सिटी में एक खिताब किया जो बाद अज़ां भारतीय सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट बन गया और इसको एक ब्लूप्रिंट तस्वुर किया गया। इसी खिताब में अजीत डोवल ने कहा कि पाकिस्तान की कमज़ोरियां भारत से कहीं ज़्यादा हैं और अगर भारत ने ऑफेंसिव डिफेंसिव की पॉलिसी इख्तियार कर ली तो पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तनाजुर में उन्होंने जो जुमला कहा वो आज भी खित्ते में गूंजता है कि यू कैन डू वन मुंबई यू मे लूज बलोचिस्तान। ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं थी, बल्कि एक वाज़े ऐलान था कि भारत आइंदा रिवायती जंग के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स, तखरीबकारी, इंफॉर्मेशन वॉर और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा, और वो भी बगैर किसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के। इस डॉक्ट्राइन का पहला नाकाबिल तरदीद सबूत 2016 में सामने आया, जब कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। एक हाजिर सर्विस भारतीय नेवी ऑफिसर जाली शनाख्त के तहत पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क चला रहा था। उसके एतराफ़ी बयान में बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को फंडिंग, CPEC को सैबोटाज करने की कोशिश और दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी खुलकर सामने आई। ये वो लम्हा था जब भारत की शैडो वॉर आलमी सतह पर बेनकाब हुई। इसके बाद हदफ बिल्कुल क्लियर था, बलूचिस्तान और CPEC, क्योंकि CPEC महज एक मुआशी मनसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की बुनियाद है। इसीलिए हमने देखा कि 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ, 2019 में PC होटल गवादर पर हमला हुआ और फिर 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया गया। इन तमाम हमलों का मकसद एक ही था, चीन को यह पैगाम देना कि पाकिस्तान एक गैर महफूज पार्टनर है। इसी दौरान अफगानिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस का किरदार भी बहुत ऑब्वियस रहा। रॉ ने अफगानिस्तान में NDS के साथ मिलकर TTP और BLA जैसे ग्रोहों को सपोर्ट किया। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भी साबिक NDS अनासर रॉ के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क चलाते रहे, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग, जदीद ID हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बराह रास्त हमले मुनज़्ज़म अंदाज में सामने आए। लेकिन डोवल डॉक्ट्राइन सिर्फ बंदूक तक महदूद नहीं रही, इसका एक इंतहाई खतरनाक पहलू इंफॉर्मेशन वॉर है। 2020 में EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इंकशाफ किया कि भारत 15 साल से ज़ायद अरसे तक जाली मीडिया आउटलेट्स, फेक NGOs और बोगस थिंक टैंक्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करता रहा। FATF के दौरान सिफारती दबाव, मीडिया ट्रायल और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तनहा करने की कोशिश भी इसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा थी। इसी तनाजुर में 2 हफ्ते कबल अजीत डोवल का यह बयान कि भारत तारीख का बदला लेगा महज सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बल्कि एक नज़रियाती ऐलान है जो हिंदुत्व सोच की अक्कासी करता है। एक ऐसी सोच जो खुद को खित्ते की बालादस्त ताकत समझती है और पड़ोसी ममालिक को अदम इस्तेहकाम में धकेलना जायज़ तस्वुर करती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस पॉलिसी ने पाकिस्तान और चीन को मजीद करीब कर दिया है। BLA जैसे ग्रोहों को आलमी सतह पर दहशतगर्द तस्लीम किया गया और भारत खुद आलमी सवालात और सिफारती दबाव की जद में आ चुका है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की। लेकिन अगर रियासती सलामती को चैलेंज किया गया तो दिफा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जिसका अमली मुजाहिरा पाकिस्तान ने मई की जंग में करके दिखाया, जब भारत को न सिर्फ अस्करी नाकामी के बल्कि आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का भी सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अजीत डोवल डॉक्ट्राइन दरअसल एक खामोश जंग है जो बंदूक से नहीं बल्कि प्रॉक्सीज, प्रोपेगेंडा और तखरीबकारी से लड़ी जा रही है। और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए एक संगीन खतरा है। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अरबी, जो कि एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो 12 शहरों में बैक वक्त हमले हुए हैं, इन हमलों में सोफिस्टिकेशन और लेटेस्ट वेपन का यूज़ किया गया है। क्या ये जो बैरूनी मुदाखलत है
उसके बगैर मुमकिन हो सकता था? क्योंकि अगर एक्सटर्नल सपोर्ट ना हो तो ये अपेरेंटली लगता नहीं है कि कोई लोकल मूवमेंट या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वेपन को यूज़ कर सकती है और इतनी ट्रेंड हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। देखें जो इसमें तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सो कॉल्ड जो अपने आप को ये कहते हैं ये फितनतुल हिंदुस्तान, इनको बाकायदा तौर पे इंडियन रॉ की सपोर्ट हासिल है, इनको अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है और उसके बगैर ये ऑपरेट नहीं कर सकते। लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली वेपन्स जो हैं इनको इंडिया की तरफ से आते हैं। लेकिन ये जो 12 इलाकों के ऊपर अटैक हुआ है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि इसके पीछे टैक्टिक्स क्या थे। टैक्टिक्स ये थे कि ये जो नोज डाइव कर रही है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो नीचे की तरफ जा रहा है और जो रिजॉल्व है पाकिस्तान की लीडरशिप का अगेंस्ट टेररिज्म, उसको देखते हुए इनको बलूचिस्तान ये जो BLA है इसको एक ऐसा इवेंट चाहिए था कि जिसको ये एडवर्टाइज कर सकें और उसके थ्रू ये अपनी खोई हुई साख और जो सेंसेशनलिज्म इनको मीडिया में चाहिए होता है, जो एलिमेंट ऑफ फियर चाहिए होता है, जो सिंबलिज्म चाहिए होता है, उसको ये दोबारा, क्योंकि लोग BLA छोड़ रहे थे, बहुत तेजी से BLA छोड़ रहे थे क्योंकि स्टेट ने BLA में शामिल होने का जो रिस्क है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था रिवॉर्ड से कंपेयर अगर उसको करें। तो उनको ये एक इवेंट चाहिए था जो फ्लैशी हो। 12 इलाकों के ऊपर हमला कर दिया, इतने लोग मारे गए। लेकिन अगर आप उसको कोल्डली ऑब्जर्व करें तो जो इन्होंने अटैक किया है ये बाकायदा तौर पे एक फेल्ड अटैक था। इनकी जो किल रेशो थी, क्योंकि टेररिज्म को आप ऐसे ही समझते हैं ना कि एक बड़ा अटैक क्या होता है। बड़ा अटैक मिसाल के तौर पे 9/11 बड़ा अटैक था, 17 लोगों ने 3000 लोगों को मार दिया। लेकिन आप यहां पे अगर देखें तो इनकी जो ऑन एवरेज मैरीलैंड इंस्टीट्यूट की या इंसर्जेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक अच्छा अटैक होता है, अच्छे अटैक से मुरादी कुछ दहशतगर्दों के लिए फायदेमंद अटैक होता है, उसमें 5 से 8 लोग पर अटैक मारे जाते हैं जो कैजुअलिटीज होती हैं। इस वाला ये जो अटैक हुआ इसमें 12 लोकेशंस पे तो इन्होंने अटैक किया, लेकिन जो ऑन एवरेज किल इनकी रेशो है वो 3 है, जो कि अगर आप टेररिज्म की स्टडीज करें तो वो बहुत एक फेल्ड अटैक की रेशो होती है। उसके मुकाबले पे आपकी रियासत ने उनके 2 दिनों के अंदर तकरीबन 150 के करीब दहशतगर्द मार दिए। तो वो जो हमारी अचीवमेंट है काउंटर टेररिज्म की, दैट इज कि हमने एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट का 2 दिन के अंदर तकरीबन 10% जो इनके मिलिटेंट्स हैं, ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, उनको हमने वाइप आउट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, आपने इनके रिक्रूटमेंट प्लान्स तबाह कर दिए, आपने इनके आने वाले 2 साल के 5 साल के अटैक्स को प्रीएम्प्ट करके खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद जो आपको अब इंटेलिजेंस मिलेगी, जो आपको इम्पिटस मिलेगा, जो मोराल पाकिस्तानी फोर्सेस का हाई है, आप ये देखेंगे कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर BLA को सब्सटैंशियली इरेडिकेट कर दिया जाएगा बलूचिस्तान से। अमन, ये बलूचिस्तान में इस वक्त जो BLA है उसकी क्या स्ट्रेंथ है? ये कितने टेररिस्ट या इनके सिंपथाइजर होंगे? और ये जो BLA की प्रेजेंस है अगर हम इसको देखें, क्या ये जो माजी की पॉलिसीज़ हैं उसका तसलसल है? ये क्योंकि वहाँ कभी ऑपरेशन किया गया, कभी डायलॉग किया गया, कंसिस्टेंसी नहीं है किसी एक पॉलिसी में भी, ना डायलॉग में ना ऑपरेशन में। सो क्या ये उसका रिजल्ट है? देखिए, जो BLA के टेररिस्ट हैं, सो फार इंटरनेशनल एक बॉडी है जो सर्वे करती है पूरी दुनिया में दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उसके मुताबिक इनकी जो तादाद है वो 1500 से 2000 के करीब है। ठीक, सो ये इतने ज़्यादा दहशतगर्द है नहीं, हाँ, लेकिन बिकॉज इनको मीडिया सपोर्ट हासिल है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हासिल था, तो इस वजह से इनका इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता था। इन रियलिटी ये ना पॉपुलर हैं बलूचिस्तान में, ना ये पॉपुलर हैं बलूच अवाम में, और ना इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये पाकिस्तान को जो है कोई नुकसान पहुंचा सकें। सो इनके जो अब IBOs चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, देखिए हमारा जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के, आई थिंक वो भी इवॉल्व हुई हैं और एक रिजॉल्व और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इस वक्त मौजूद है कि इन दहशतगर्दों को हमने ख़त्म करना है। आखिरी दहशतगर्द तक जो है इनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। तो उसमें IBOs आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, एंड IBOs ही जो वॉरफेयर है काउंटर टेररिज्म का, उसका फ्यूचर है। हाँ, जो इनको दोबारा 2018 ऑनवर्ड्स जो रिलीफ सो कॉल्ड दिया गया, इनको वापस ला के आबाद किया गया, इनके खिलाफ कौम में दोबारा से कन्फ्यूजन क्रिएट की गई,
चाहे वो टीटीपी हो चाहे वो बीएलए हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। लेकिन फॉर द पास्ट 2 to 3 ईयर्स जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने वो जो डैमेज उस वक्त हुआ था उसको काफ़ी हद तक अंडू करने में वो कामयाब हुई हैं। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की जो आपको तड़प नज़र आ रही, जिस तरीके से ये तड़प रहे हैं, और जिस तरीके से आप फैक्चुअली अगर देखें, आप स्टैट्स को देखें, तो दहशतगर्दी का ग्राफ पाकिस्तान में नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारा शो करता है कि जो क्लैरिटी और रिजॉल्व इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन का, इस वक्त की लीडरशिप का है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के साथ क्रिकेट मैच ना खेलने का फैसला हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? कैसे भारत खेलों में पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने की पॉलिसी है उससे बाज आएगा, रुकेगा इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान के? देखिए, भारत एक्चुअली हर स्टेज के ऊपर आइसोलेट हो चुका है। आप चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखें, आप कमिटी ऑफ नेशंस देखें, आप इंटरनेशनल फोरम्स देखें, या आप खेलों की भी बात करें, और भारत जो है आपको आइसोलेटेड नजर आएगा। भारत ने वेपनाइज किया क्रिकेट को। आपने ये देखा कि वो जो जय शाह है, जो बीसीसीआई का चेयरमैन, फिर उसके बाद आईसीसी के अंदर भी, वो बेसिकली अमित शाह का बेटा है। और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, और इवन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एक्सटेंशन अगर आप करें तो उसको, तो आईसीसी को भी जो रन कर रहा है वो इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर कर रहा है। सो अमित शाह का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा गलीज रोल है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। ये अमित शाह वही है जिसने कश्मीर में 370 और 30A को रिवोक किया था, और ये वही है जिसको कनाडा ने कहा था कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है और ये हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व है। सो उसको अब जब इस तरीके का पोलिटिसाइज करते हैं खेल को, और जिस तरह इंडिया को हम जानते हैं कि ये हमारा वो गंदा दुश्मन है कि जिसकी आप थोड़ी सी भी इज्जत करें तो इसको लगता है कि ये मेरे से डर गए हैं, तो उसको आपको हार्ड पावर के थ्रू ही जवाब देना पड़ता है। फिर पाकिस्तान का जो स्टैंड था, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सो जाहिर है ही अंडरस्टैंड्स जंग के बाद से और फिर बाकी सारे हालात, और जिस तरीके से ये बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया है, आई थिंक ये मजीद इंडिया को बैकफुट पे धकेलेगा। हमने सॉलिडारिटी शो की है बांग्लादेश के साथ। आप देखेंगे कि इसी कैंप के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, दिनों में श्रीलंका भी शामिल होगा, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन ममालिक के बगैर देयर इज नो क्रिकेट। सो इंडिया एक हद तक पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर भी कुछ चीजें हैं जिनको पैसे तब्दील नहीं कर सकते, और इस तरीके का जो इंडिया का हिंदुत्वाइजेशन ऑफ क्रिकेट है उसका जो जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, आई थिंक इंडिया इज इन फॉर अ राइड। थैंक यू। अहमद अरबी हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि बलूचिस्तान के मसले को या केपी के मसले को, जो दहशतगर्दी वहाँ पर जारी है, किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है और क्या स्टेप्स अब हमें लेने की ज़रूरत है। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।